रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। हो रोते हुए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? वधिया सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए क्या हाल चाल है? हम भी बहुत बढ़िया हैं जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, ढेर सारा प्यार है, भर भर के प्यार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा इधर सुनो ध्यान से। अब काफ़ी सारे बच्चे मैं देख रहा था लास्ट क्लास के अंदर कह रहे थे सर रिटर्न ऑफ इनकम करवा दो, टीडीएस पहले करवा दो। सर टेंशन मत लो, 30 जून तक का हमारा टारगेट है। 30 जून को इनकम टैक्स हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। 30 जून तक इनकम टैक्स पूरा कंप्लीट कर देंगे। आज हमें करना है क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर, आज हम करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम वाला। अब आपने ना कमेंट बॉक्स में बस मुझे ये करके बताना है कि अगली क्लास में मैं रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर स्टार्ट करूं या मैं डिडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करूं जी। मतलब डिडक्शन और रिटर्न ऑफ इनकम, इन दोनों में से कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है जी। ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूं हम डिडक्शन स्टार्ट करें, देन फिर रिटर्न ऑफ इनकम करें, फिर टीडीएस की बातें करें, फिर एडवांस टैक्स की बातें करें, फिर जो भी छोटे मोटे टॉपिक होंगे उसकी हम बातें करें। तो 30 जून का मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि 30 जून तक हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट करके इनकम टैक्स की कंप्लीट रिवीजन पैकअप कर देंगे। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना जी। ठीक है, हमारा टारगेट 30 जून का है। देन फिर 1 जुलाई से सेम टाइम पर हम कस्टम की रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे और रात को 10 बजे चलेगी जीएसटी। तो कस्टम भी साथ में होगा, जीएसटी भी साथ में होगा, इनकम टैक्स हमारा रिवाइज हो चुका होगा, तो पूरा कंप्लीट टैक्स हमारी मुट्ठी में आ जाएगा जी। ठीक है नी? खुश हो? नाराज मत हुआ करो यार, सैड मत हुआ करो। आपके ये सैड सैड चेहरे देख के ना मुझे बड़ा अजीब लगता है, सही बताऊं तो मैं। ठीक है, अब जी क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इधर देखो ध्यान से। कई बच्चे तो सोच रहे हैं यार हद हो गई बिल्कुल, इस संडे को तो सर छुट्टी दे दिया करो। कैसे दे दूं सर? मैं छुट्टी नहीं ले रहा, मैं छुट्टी नहीं ले रहा सर। एक बात बताओ, मैं छुट्टी कैसे दूं? आज आपको पता है हमारा मतलब फैमिली में फंक्शन है छोटा सा आज। वो सारे फंक्शन पे टाइम लगा रहे हैं, मेरा ये फंक्शन चल रहा है। बताओ, जब मैं सारा कुछ छोड़ के आपके लिए टाइम लगा सकता हूं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि सर हम भी सारा कुछ छोड़ के आपके यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा, बस ये बात ध्यान देना। ऐसे कैसे रिजल्ट आएगा? ठीक है, आओ जी फटाफट स्टार्ट करते हैं। अच्छा कल कल मंडे है ना, कल हमारा 27 मिनट 7 कॉन्सेप्ट वाला सेशन होगा, उसमें हम करेंगे सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी। कल हमें कल हमें कैपिटल गेन के 7 कॉन्सेप्ट करने हैं जी। ध्यान देना, कल हमें कैपिटल गेन के 7 कॉन्सेप्ट करने हैं रात को 8:30 बजे। और कल 7 बजे हम करेंगे डिडक्शन का चैप्टर या रिटर्न ऑफ इनकम, जो आप मुझे बताओगे। उम्मीद है कि आप मुझे डिडक्शन ही लिखोगे जी। ठीक है, और इधर देखो फटाफट सीरी। एक बार आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। अब अगर मैं क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करूँ ना सर, चैप्टर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। सेक्शन नंबर 60 से लेके 65 तक आपके जो भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे क्लबिंग ऑफ इनकम के होंगे। याद करो अपने क्लास में क्या होगा। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है जी? दूसरे की इनकम को अपनी इनकम में जोड़ना, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। अब ये चैप्टर गवर्नमेंट क्यों लेकर आई थी, इसका लॉजिक क्या था, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था क्लास में। आपको मैंने कहा था कई सारे लोग थे जो अपनी इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे। उस डाइवर्जन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर इंसर्ट किया। डाइवर्जन कैसे करते थे? अपनी कुछ इनकम वाइफ को ट्रांसफर कर दी, सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर दी, माइनर बच्चे को ट्रांसफर कर दी, किसी दोस्त को ट्रांसफर कर दी। वो सारा डाइवर्जन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई पर्सन अपनी इनकम डाइवर्ट करेगा ना, उस पर्सन पे क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर लग जाएगा। तो क्लबिंग ऑफ इनकम के पूरे कंप्लीट चैप्टर में ना यही बातें लिखी हुई हैं कि इस इनकम को हम उस पर्सन की इनकम में नहीं जोड़ेंगे, जिसने ट्रांसफर की होगी उसकी इनकम में जोड़ेंगे। ये सारा चैप्टर जो है वो सारा इस बेस पे टिका हुआ है। और ये सबसे पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 60 के एक बार रिवीजन करते हैं जी। सेक्शन नंबर 60 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 60 है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या? इट मीन सेक्शन 60 ये बात कहता है कि अगर किसी पर्सन ने इनकम ट्रांसफर की है एसेट को ट्रांसफर किए बिना, उस केस में क्या होगा। सर एक बात मैंने सोच के बताना। अब ये सामने क्या नाम है आपका? पूजा। अब ये पूजा सामने बैठी है और मान लो मैं यहाँ पे विवेक हूँ, ये सामने पूजा है जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो पूजा को मैंने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी, पूजा को मैंने प्रॉपर्टी किराए पर दी, तो मैंने पूजा को बोला, मैं कहा पूजा इसका किराया ना मुझे मत देना, मेरे बिहाफ पर एक मेरा दोस्त है तुम उसको पे कर देना। फॉर एग्जाम्पल मानो मेरे दोस्त का नाम क्या है, क्या नाम आपका? दीपक। मेरे दोस्त का नाम क्या है? दीपक है। अब मैंने कहा दीपक मेरा दोस्त है, सारा किराया पूजा तुम मुझे मत पे करना, किराया जो है वो दीपक को पे कर देना। अच्छा अब मैं किराया दीपक को क्यों दिलवा रहा हूँ जी? क्योंकि दीपक की इनकम है नील, और आप सब जानते हो 2.5 लाख रुपए तक की लिमिट होती है।
अब अगर दीपक के हाथ में 2.5 लाख रुपए की इनकम आएगी, उसके हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा, मेरा टैक्स बच जाएगा। अब दीपक मेरा दोस्त है, किराया मुझे बाद में पे कर देगा। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कोई पर्सन ऐसी कलाकारी करेगा उस केस में सेक्शन 60 एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या मैंने दीपक को यहाँ पे एसेट ट्रांसफर की है या एसेट से आने वाली इनकम ट्रांसफर की है? एसेट से आने वाली इनकम ट्रांसफर की है। तो सेक्शन 60 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एसेट को बिना ट्रांसफर किए इनकम ट्रांसफर करेगा ना, तो वो इनकम जो होगी वो ट्रांसफर की इनकम में जुड़ेगी, वो ट्रांसफर की इनकम में नहीं जुड़ेगी। मतलब पूजा जो इनकम अपने दीपक को ट्रांसफर की है वो इनकम दीपक की इनकम में नहीं जुड़ेगी, वो सारी इनकम विवेक की इनकम में जुड़ जाएगी। सेक्शन 60 ये बात कह रहा है। एक बार पढ़ना देखो क्या लिखा है। इफ एनी पर्सन ट्रांसफर द इनकम, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, वो एसेट ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, वो इनकम ट्रांसफर की बात कर रहा है। If any person transfer the income whether revocable or not from any asset without transferring the asset itself, such income is to be included in the total income of the transferer। मतलब जो इनकम होगी वो ट्रांसफर की इनकम में जुड़ेगी, वो ट्रांसफरी की इनकम में नहीं जुड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो। अब बच्चा ये बात कहता है, सर अगर मान लो आपने दीपक को एसेट ट्रांसफर की होती, मतलब यहां तो आपने इनकम ट्रांसफर की है, अगर आपने दीपक को एसेट ही ट्रांसफर कर दी होती उस केस में क्या होता? याद करो सर, आपने क्लास में किया था कि जब भी हम किसी पर्सन को एसेट ट्रांसफर करते हैं उसके दो केस होते हैं, या तो ट्रांसफर होगी रिवोकेबल या वो ट्रांसफर होगी इरिवोकेबल। अब अगर मैंने इनकम ट्रांसफर की, इनकम चाहे रिवोकेबल है चाहे इरिवोकेबल है, हर केस में ट्रांसफर की इनकम में क्लब होगी। अब ये देख लो सामने, ये शिमला मिर्च कलर का बच्चा बैठा है। बच्चा कह रहा है भाई तेरे को ये समझ में आ रहा है क्या, ये रिवोकेबल ट्रांसफर और इरिवोकेबल, ये जो सर रिवोकेबल और इरिवोकेबल बोल रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे शोनू, रिवोकेबल का मतलब होता है आपने ऐसा ट्रांसफर किया जिसमें इनकम वापिस लेने का राइट आपके पास होता है। इरिवोकेबल का मतलब ये होता है जिसमें वापिस लेने का राइट ही नहीं होता। मतलब जब तक मेरी लाइफ है तब तक इस एसेट को वापस नहीं लूंगा, इससे आने वाली इनकम को वापस नहीं लूंगा, उसको बोलते हैं इरिवोकेबल। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक कि अगर तूने किसी पर्सन को सिर्फ और सिर्फ इनकम ट्रांसफर की है, चाहे वो रिवोकेबल हो चाहे वो इरिवोकेबल हो, हर केस में वो इनकम तुझ में ही क्लब होगी। तो सेक्शन 60 मेरी क्लास का हर बच्चा ये बात ध्यान देगा, जहां जहां सेक्शन 60 की बातें होंगी उस केस में इनकम ट्रांसफर की बातें होंगी, एसेट ट्रांसफर की बातें नहीं होंगी। हाँ, अगर किसी पर्सन को आपने एसेट ही ट्रांसफर कर दी है उस केस में क्या होगा? फिर 60 एप्लीकेबल नहीं होगा। आओ जी, अब मैं अगले केस में आता हूं। देखो जी, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वी मतलब विवेक हो गया, वी ट्रांसफर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड मिस्टर एस, मतलब एस के जगह दीपक मान लो, विदाउट ट्रांसफरिंग द हाउस प्रॉपर्टी टू हिम, हियर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी क्लब विद द इनकम ऑफ मिस्टर वी। मतलब वो इनकम जो होगी मेरी इनकम में ही जुड़ेगी, दीपक की इनकम में नहीं जुड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो। अब क्वेश्चन बच्चे का क्या आया था नहीं, आपने क्वेश्चन क्या पूछा था कि सर अगर एसेट ट्रांसफर की होगी उस केस में क्या होगा? देखो सेक्शन नंबर 61 कह रहा है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। मतलब अगर किसी पर्सन ने एसेट ही ट्रांसफर कर दी है और वो ट्रांसफर रिवोकेबल है उस केस में क्या होगा? सर याद करो, आपने रेगुलर बैच में ये कॉन्सेप्ट आपने डिटेल में मैंने समझाया था आपको। मैंने वहां पे भी कहा था कि अगर आपने एसेट की ट्रांसफर की है, रिवोकेबल है। रिवोकेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्रांसफर करना जिसमें वापिस देने का राइट आपके पास होता है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं जी। क्या नाम है आपका? हर्षित, मतलब बच्चे का नाम हर्षित है जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे मिस्टर वीजी हैं और यहाँ पे हर्षित हैं। अब वीजी ने हर्षित को ना एसेट ट्रांसफर की, वीजी ने हर्षित को इनकम ट्रांसफर नहीं की, एसेट ट्रांसफर की। और जब मैंने एसेट ट्रांसफर की ना उस टाइम एग्रीमेंट बना। मैंने एग्रीमेंट में क्या लिख दिया कि हर्षित मैं तुम्हें एसेट ट्रांसफर तो कर रहा हूं बट मेरे पास पूरा राइट है, इस एसेट को मैं तुमसे कभी वापस ले सकता हूं, इस एसेट से आने वाली इनकम पर मेरा राइट है। अगर तुम ऐसे करोगे ये एसेट वापस आ जाएगी, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे एसेट वापस आ जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं इस एसेट का कंट्रोल जो है वो हर्षित के पास नहीं है, विवेक के पास है। तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसी ट्रांसफर को हम रिवोकेबल ट्रांसफर बोलते हैं, इसको इरिवोकेबल नहीं बोलते। अब सर सारे बच्चे, जो मेरी फैमिली के 500-600 बच्चा सामने बैठा है, आप मुझे आंसर देना, क्या यहाँ पे एसेट मैंने एक्चुअल में ट्रांसफर की है या प्लानिंग करने के लिए की है? ऑब्वियस सी बात है मैंने प्लानिंग करने के लिए की है, क्योंकि अगर मेरा दिल इतना ही बड़ा होता, फिर तो मैं हर्षित को एसेट ट्रांसफर करता और क्या लिखता, हर्षित मैं तुमसे एसेट कभी वापस नहीं लूंगा, इससे आने वाली इनकम पर मेरा राइट नहीं है। तो मैं फिर ऐसा लिखता ना,
जब मैंने एग्रीमेंट में ये लिख दिया कि वापस लेने का पूरा पूरा राइट है, ये एसेट मेरी ही रहेगी, मैं तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए ट्रांसफर कर रहा हूं, तो फिर गवर्नमेंट कह रही है भैया तुम प्लानिंग करना चाह रहे हो, अगर तुमने एसेट ट्रांसफर की है और वो ट्रांसफर रिवोकेबल है, तो जो आने वाली इनकम होगी ना वो हर्षित में क्लब नहीं होगी, वो विवेक तुम्हारी इनकम में क्लब होगी। बस ये बात ध्यान दो जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी, all income arising to any person by virtue of a revocable transfer of asset shall be chargeable to income tax as the income of the transferor and is to be included in the total income of transferor। बस ये बात ध्यान देना जी। फिर वो जो होगा वो ट्रांसफर की इनकम में जुड़ेगी, ट्रांसफर की इनकम में नहीं जुड़ेगी। अब देखो जी, रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, आपको मैंने अभी क्या बताया, रिवोकेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें एसेट को वापस लेने का राइट होता है, जिसमें इनकम को वापस लेने का राइट होता है। देखो आपके सामने वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इट कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट टू द ट्रांसफरर, और इट गिव्स इन एनी वे टू द ट्रांसफर ए राइट टू रीअज्यूम पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ एसेट। मतलब आपके पास एसेट लेने का राइट है, आपके पास इनकम लेने का राइट है। भाई जब तुम्हारे पास सारा राइट है उस एसेट को वापस लेने का, उस इनकम को वापस लेने का, फिर वो ट्रांसफर एक्चुअल कहां से हुआ, फिर तुमने क्या किया, दिखाने के लिए ट्रांसफर किया है जी, मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो गवर्नमेंट कह रही पागल मत बनाओ, हम पागल नहीं है। तो अगर तुमने रिवोकेबल ट्रांसफर किया है तो वो इनकम ट्रांसफर की इनकम में ही जुड़ेगी, ट्रांसफरी की इनकम में नहीं जुड़ेगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा रुको 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 रुको, मैं आपको कह रहा हूं कि कल हम करेंगे डिडक्शन और रिटर्न ऑफ इनकम। नहीं, कल हम वो नहीं कर सकते सर, कल हम वो नहीं कर सकते, वेडनेसडे को वो कर सकते हैं, क्योंकि कल तो हमें क्लबिंग और सेट ऑफ के एमसीक्यूज करने हैं। मैं भूल ही गया था, देखो याद आ गया ना मुझे पढ़ाते पढ़ाते। तो कल हमें डिडक्शन सेट ऑफ और क्लबिंग के, सॉरी सेट ऑफ और क्लबिंग के एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि सेट ऑफ का चैप्टर हमने लास्ट क्लास में रिवाइज कर दिया, क्लबिंग आज हम पूरा रिवाइज कर देंगे। तो फिर कल मंडे जो होगा, कल शाम को 7 बजे हमें क्लबिंग और सेट ऑफ के एमसीक्यूज करने हैं। वेडनेसडे कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, डिडक्शन या रिटर्न ऑफ इनकम या टीडीएस, किस वे में स्टार्ट करवाना है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वीडियो खत्म होने के बाद, अभी नहीं, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि वेडनेसडे स्टार्ट क्या करेंगे। हाँ कल मंडे तो है, कल तो हम एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। कल हमारा दिन होगा एमसीक्यूज का, टोटल मैं 30 से 40 एमसीक्यूज बना के लेके आऊंगा, ताकि ये चैप्टर हमारा अच्छे से रिवाइज हो जाए जी। लो जी, अब यहाँ पे देखो जी, देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, मिस्टर वीजी ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड मिस्टर वाई फॉर 7 ईयर, हियर द ट्रांसफर इज रिवोकेबल ट्रांसफर इवन आफ्टर 7 ईयर and therefore the income from house property will be club with the income of Mr. VG। ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने एसेट आपको 7 साल के ट्रांसफर की, 7 साल का मतलब क्या होगा कि 7 साल के बाद ये एसेट मेरे पास वापस आ जाएगी। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए ट्रांसफर करोगे ना, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, वो सारी के सारी रिवोकेबल ट्रांसफर है। मतलब बच्चा कहता है सर फिर इरिवोकेबल ट्रांसफर किसे कहते हैं। इरिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है जब आपने एसेट ट्रांसफर कर दी हो पूरी लाइफ टाइम के लिए। मतलब अगर मैंने ये लिख दिया कि जब तक साक्षी की लाइफ है ये एसेट साक्षी की ही रहेगी, उससे आने वाली इनकम भी साक्षी की रहेगी, उसको बोलते हैं इरिवोकेबल। और अगर मैंने किसी पर्टिकुलर ईयर की बात की है ना, फिर वो ट्रांसफर बनता है रिवोकेबल। ये बातें आपने रेगुलर बैच में कंप्लीट की होंगी। तो बस यहाँ पे इतनी सी बात ध्यान देना जी। सारे बच्चे जो सामने बैठे हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया एसेट ट्रांसफर की है लाइफ टाइम के लिए, फिर इरिवोकेबल बोलोगे। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए बोला जाएगा फिर वो रिवोकेबल है, उस केस में क्लबिंग हो जाएगी। अब ये देखो सामने, ये नालायक भिंडी कलर का बच्चा, ये भिंडी बैठी है, ये नींबू देखो येलो टी शर्ट डाल रखे, नींबू कलर का बच्चा है, ये टमाटरी कलर का बच्चा है, ये कद्दू कलर का बच्चा है, ये घिया कलर का बच्चा सामने बैठा है। सारे बच्चों का बस एक ही क्वेश्चन है, कह रहे भाई ये समझ में नहीं आ रहा, तो क्या रिवोकेबल ट्रांसफर में तो क्लबिंग हो जाती है, क्या इरिवोकेबल ट्रांसफर में क्लबिंग होती है। आंसर इज यस, क्लबिंग होती है, बट स्टार्टिंग से नहीं होती। सर स्टार्टिंग से नहीं होती, रिकॉल करने की कोशिश करो अपना रेगुलर बैच। हर बच्चा रिकॉल करने की कोशिश करेगा। अगर कोई ट्रांसफर इरिवोकेबल होती है तो मैंने कहा था जब तक ट्रांसफरी की डेथ नहीं होती तब तक तो क्लबिंग होगी ट्रांसफरी में, और जैसे ही ट्रांसफरी की डेथ हो जाएगी उसके बाद से क्लबिंग हो जाएगी मुझ में। और अगर मेरी पहले डेथ हो चुकी है तो जो फिर मेरे लीगल हेयर होंगे क्लबिंग उसमें होगी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए,
तो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे पेप्सी, मेरे कोल्ड ड्रिंक कलर का बच्चा, बस ये बात ध्यान देना कि अगर ट्रांसफर आपका रिवोकेबल है फिर तो स्टार्टिंग से क्लबिंग हो जाएगी। अगर ट्रांसफर इरिवोकेबल है, मतलब अगर मैंने एग्रीमेंट में ये लिख दिया कि ये एसेट पूजा की है, ये एसेट साक्षी की है, ये एसेट अमन की है, ये एसेट प्रखर की है, ये एसेट दृष्टि की है, ये एसेट हिमांशी की है, कब तक? जब तक उनकी लाइफ है। मतलब जब तक तुम्हारी लाइफ है इस एसेट को वापस ले ही नहीं सकता, मैं कोई इनकम ले ही नहीं सकता, तो मेरे सारे राइट खत्म हो चुके हैं, दैट इज इरिवोकेबल ट्रांसफर। उस केस में स्टार्टिंग से क्लबिंग नहीं होगी। जब तुम में से किसी की भी भगवान तुम्हें बुलाएगा उसके बाद मुझ में क्लबिंग हो जाएगी। और अगर मुझे ही पहले भगवान ने बुला लिया तो फिर गवर्नमेंट कहते हैं फिर जो मेरे लीगल हेयर होंगे क्लबिंग उसमें होना स्टार्ट होगी। बस ये बात ध्यान दो जी। देखो जी सेक्शन नंबर 62, ये क्या है जी? इरिवोकेबल ट्रांसफर। देखो इरिवोकेबल ट्रांसफर में क्या लिखा है? ट्रांसफर नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। लाइफ टाइम मींस क्या होता है? जब तक तुम्हारी लाइफ है तब तक ये एसेट वापस नहीं आएगी और ना ही इससे आने वाली इनकम वापस आएगी। इफ देर इज अ ट्रांसफर ऑफ एसेट विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, क्या कह रहे हैं? द इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर्ड एसेट इज नॉट इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर। मतलब उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड द ट्रांसफर डिराइव नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम। ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कहीं ऐसा ना लिखा हो कि ये इनकम आपकी होगी। मतलब अगर सारे राइट ही खत्म हो चुके हैं, अगर सारे राइट ही खत्म हो चुके हैं उसकी लाइफ टाइम तक, फिर तुम्हारे में क्लबिंग नहीं होगी। बस ये बात ध्यान दो जी। उसके बाद देखो जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनकम शैल बी क्लब इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफर एज एंड व्हेन पावर टू रिवोक अराइज। मतलब डेथ ऑफ दी, मतलब क्या लिखा है? ऑन द डेट ऑफ बेनिफिशियरी ट्रांसफरी। एक्चुअल में उन्होंने लिखा है जो जिस दिन उसकी डेथ हो जाएगी उस दिन से। एक्चुअल रिवोकेशन ऑफ एसेट इज नॉट रेलिवेंट। मतलब एक्चुअल में एसेट वापस कब की मैटर वो नहीं करता, जब तुम्हारे पास एसेट को वापस लेने का राइट आ जाएगा उस दिन से क्लबिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात कहना क्या चाह रहे हैं कि जिसको तुमने एसेट ट्रांसफर की अगर वो इस जिंदगी में नहीं रहा तो उस दिन से क्लबिंग के प्रोविजन तुम्हारे हाथ में एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये बात यहां पे लिखी है जी। तो मुझे फटाफट से, जब सारे बच्चे सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो। नालायक, मतलब एक बच्चा तो भगवान विष्णु समझ के बैठा अपने आप को, कहता सर मैं भगवान, जैसे भगवान विष्णु बैठते हैं ना, जैसे भगवान विष्णु बैठते हैं क्षीर सागर के अंदर ऐसे करके, मतलब एक बच्चा ऐसे करके बैठा है जैसे भगवान विष्णु बैठे हाथ में एक चक्र लेके और उनके कई सारे हाथ हैं और आराम से फरमा रहा है, कह रहा हमें क्या, विवेक सर की वेब सीरीज चल रही है, आराम से आके हम 7:30 बजे बैठ जाते हैं, आनंद की प्राप्ति मिलती है, ढोल की चिमटा भी ले आते हैं साथ में। ऐसे नालायक बच्चा बैठा है जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर के अंदर बैठे हो। सीधो के बैठो, हद हो गई बिल्कुल ही। मतलब 1 घंटा, अब तो 1 घंटा भी नहीं है सर, 50 मिनट अगर आप सीधे होके नहीं बैठ सकते फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है आपको। नालायक, सीधे होके बैठो जी, बिल्कुल सीधे होके बैठो जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना अभी तक सेक्शन हमने कौन कौन से कंप्लीट कर लिए जी। अभी तक सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, सेक्शन 60 हमने कंप्लीट कर लिया, 61 हमने कंप्लीट कर लिया, 62 हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार फटाफट से दोबारा से रिकॉल करवा दूं सेक्शन 60। चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करो जी। सेक्शन 60 को चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करो। सेक्शन 60 के अगर आपने इनकम ट्रांसफर की है विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, उस केस में इनकम क्लब हो जाएगी ट्रांसफर में। सेक्शन 61 के अगर आपने एसेट ट्रांसफर की है और वो ट्रांसफर रिवोकेबल है, उस केस में आने वाली इनकम भी ट्रांसफर की इनकम में जुड़ जाएगी। और सेक्शन 62 कहना चाह रहा है अगर ट्रांसफर इरिवोकेबल है, अगर ट्रांसफर इरिवोकेबल है उस केस में जब तक ट्रांसफर की लाइफ है इनकम ट्रांसफर में क्लब होगी, जैसे ही उसकी लाइफ खत्म होगी उसके बाद से इनकम ट्रांसफर की इनकम में जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। और एक सेक्शन 63 भी कर चुके हैं। रिवोकेबल ट्रांसफर किसे कहते हैं? ऐसा ट्रांसफर जिसमें तुम्हारे पास उस एसेट को या उस इनकम को वापस लेने का पूरा पूरा राइट अगर तुम्हारे पास है तो वो ट्रांसफर क्या बन जाती है? रिवोकेबल। बस ये पर ध्यान दो जी। ये सारे प्रोविजन हो चुके हैं जी। उसके बाद अब यहाँ पे आओ जी, अगला सेक्शन जो है दैट इज सेक्शन नंबर 64(1)(2). ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी, रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कल के एमसीक्यूज में इसमें से क्वेश्चन डालूंगा, आप गलती करके आओगे, पहले ही बता रहा हूं जी, आप गलती करके आओगे अगर प्रोविजन सही ढंग से रिवाइज नहीं करोगे। सेक्शन 64(1)(2) कहना चाह रहा है रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस। सर एक बात मुझे सोच के बताओ, मैं और मेरी वाइफ मान लो हम ना एक कंपनी में काम करते हैं,
मेरी वाइफ मान लो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चा कह रहा है सर हमने तो सुना आपकी वाइफ सीए है। नालायक को एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सुन तो लो पहले, मतलब बीच में ना अपना कुछ बोलना ही बोलना है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सुनो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो मैं और मेरी वाइफ है, ये एक कंपनी में काम कर रहे हैं। मेरी वाइफ के पास कोई डिग्री नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मान लो हाउस वाइफ है। अच्छा, अब मेरी इनकम जो है 15 लाख रुपए है, तो मेरे को लगा कि मेरा इस कंपनी में 25% की वोटिंग पावर है, इसका सारा मैनेजमेंट मेरी सुनता है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, अपनी कुछ सैलरी वाइफ को दिलवा दूं। भाई मेरी वाइफ की 2.5 लाख रुपए की लिमिट वेस्ट हो रही है, 5 लाख रुपए तक रिबेट मिलकर टैक्स जीरो हो जाता है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैनेजमेंट को बोल के अपनी कुछ सैलरी वाइफ को डाइवर्ट कर दूं। तो मैंने मैनेजमेंट को बोला, मैंने कहा नहीं मैनेजमेंट, मेरे को मेरी सैलरी 15 लाख रुपए, ऐसा करो आप मुझे 10 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर दो। अब सोच के बोलना, अभी तक मेरी इनकम 30% में आती थी, अब जैसे ही 5 लाख डाइवर्ट किए, 5 लाख पे रिबेट मिलेगी वाइफ को, उसका टैक्स हो गया जीरो और मेरी इनकम 20% में आ गई, मेरा कितना टैक्स बच गया। अब जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि यार विवेक की वाइफ इस कंपनी में सैलरी ले रही है, वो सैलरी ले क्यों रही है? भाई विवेक की वाइफ के पास कोई जॉब तो है नहीं, कोई डिग्री भी नहीं है, कोई टैलेंट भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर 5 लाख रुपए की सैलरी किस लिए विवेक की वाइफ को मिल रही है? और जब गवर्नमेंट को यह पता लगा कि मैं अवॉइडेंस करना चाह रहा हूं, मैं अपनी इनकम को डाइवर्ट करना चाह रहा हूं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 64(1)(2) इंसर्ट कर दिया और गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ लिया। गवर्नमेंट ने कहा इधर आओ, इधर आ नालायक, इधर आ। मैं कहा हाँ जी गवर्नमेंट क्या हुआ? कह रहे एक बात बता, तेरी वाइफ के पास डिग्री कौन सी है? मैं कह रही कोई डिग्री नहीं है। कह रहे कोई एक्सपीरियंस? मैं कहा नहीं है। कह रहे कोई स्किल? मैं कहा नहीं है। कह रहे कोई टैलेंट? मैं कहा नहीं है। कहते फिर 5 लाख क्यों मिल रहे हैं? कह रहे फिर 5 लाख क्यों मिल रहे हैं? हमें सब पता तूने क्या किया है, हमें सब पता है, तूने मैनेजमेंट को प्रेशराइज किया, उनको ये बोला कि मेरी सैलरी का कुछ पैसा मेरी वाइफ को ट्रांसफर करो। अगर तू ऐसा करेगा तो वो सैलरी जो तेरी वाइफ को मिल रही है वो तुझ में ही क्लब होगी, तेरी वाइफ में क्लब नहीं होगी। और साहब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात 64(1)(2) में लिखी है। देखो री क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल इज रिसीविंग, अगर स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ कोई भी, इफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल रिसीविंग सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, फीस हो गया और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन मतलब बोनस हो गया, वेदर इन कैश और इन काइंड फ्रॉम ए कंसर्न मींस या तो कंपनी या पार्टनरशिप फर्म इन विच सच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट शैल बी इंक्लूडेड इन द सच इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है? मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल का किसी कंपनी में या किसी फर्म में अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मुझे पता था एक क्वेश्चन आएगा, मुझे पहले ही पता था एक क्वेश्चन आएगा जी, और एक क्वेश्चन फाइनली सही टाइम पे आ गया। क्वेश्चन है स्वीटी का। स्वीटी कह रही है सर ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? स्वीटी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस अगर वो कंपनी है तो उस कंपनी में आपकी 20% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर है, और अगर वो फर्म है तो आपकी 20% या उससे ऊपर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। मतलब अगर आपका कहीं ना कहीं से लिंक निकल के आ रहा है और आपके कहने से सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन आपकी स्पाउस को पे किया जा रहा है, तो वो सारा कुछ आपकी इनकम में ऐड होगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। बच्चा कहता है सर ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे एक मूवी आई थी की एन का, एक मूवी थी की एन का जिसमें करीना कपूर जॉब करती थी और मेरे ख्याल से अर्जुन कपूर था, वो घर में खाना पीना बनाता था। तो कहता सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो आपकी वाइफ जॉब कर रही है, आपकी वाइफ का उस कंपनी में 25% का स्टेक है और आप घर में नालायक हो, आप कुछ भी नहीं करते और आपकी वाइफ अपनी सैलरी आपको दिलवा रही है, क्या उस केस में 64(1)(2) लगेगा? आंसर इज यस लगेगा। सर 64(1)(2) में कहीं ये नहीं लिखा हस्बैंड टू वाइफ, वो कह रहे हैं स्पाउस। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कई रटने वाले बच्चे ये बात रट के बैठ जाते हैं कि हस्बैंड टू वाइफ वाला केस होगा, वाइफ टू हस्बैंड वाला नहीं होगा, वाइफ टू हस्बैंड वाला भी होगा। सर वो स्पाउस की बातें कर रहे हैं, स्पाउस मींस हस्बैंड और वाइफ दोनों की बातें कर रहे हैं। अगर वाइफ ये काम कर रही है तो हस्बैंड की इनकम वाइफ में क्लब होगी, अगर हस्बैंड ये काम कर रहा है तो वाइफ की इनकम हस्बैंड में क्लब होगी। मतलब दोनों में से किसी में भी क्लबिंग हो सकती है, वो डिपेंड करता है किसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और किसको सैलरी मिल रही है। अब पूजा कहती सर मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, अगर मान लो एक कंसर्न है, कंपनी है, अगर हस्बैंड का भी उसमें इंटरेस्ट है और वाइफ का भी है, अगर दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा फिर क्लबिंग किस में होगी? याद करो पूजा,
अगर आपने मुझसे कोचिंग ली है या कहीं से भी ली है, आपने रेगुलर बैच में बात पढ़ी होगी, अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, फिर जिसकी अदर इनकम ज़्यादा होती है, क्लबिंग फिर उसके अंदर होती है। मतलब इस इनकम को छोड़ के जो बाकी इनकम होती है, जिसकी अदर इनकम ज़्यादा होती है, क्लबिंग उसके अंदर होती है। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। बट एक बात और ध्यान देना चाहिए, अगर स्पाउस के पास कोई डिग्री है, कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, कोई एक्सपीरियंस है, उस केस में क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, तो सैलरी मिलने का रीजन उसकी स्किल या टैलेंट होगा, उस केस में क्लबिंग नहीं लगेगा जी। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट देखो री, वेयर स्पाउस पोजेस टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड द इनकम टू द स्पाउस is solely attributable to the application of his or her technical professional knowledge or experience, then income shall not be club। मतलब जो इनकम दी जा रही है उसको उसकी स्किल के लिए दी जा रही है, उसके टैलेंट के लिए दी जा रही है, उस केस में क्लबिंग प्रोविजन जो होंगे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो जी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस एटलीस्ट 20% और मोर वोटिंग पावर हो गया जी। उसके बाद टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शैल इंक्लूड नॉट ओनली डिग्री बट आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो भी यहां पे काउंट होगा। और पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो इस इनकम को छोड़ के जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी, क्लबिंग के प्रोविजन उसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। बस ये बात ध्यान देना। और एक बात और ध्यान देना, मान लो इस साल हस्बैंड की इनकम ज्यादा है, तो क्लबिंग किसमें होगी, हस्बैंड में। अगले साल हस्बैंड की ज्यादा है, क्लबिंग किसमें होगी, हस्बैंड में। बट उससे अगले साल अगर वाइफ की इनकम ज्यादा हो गई, तो फिर क्लबिंग वाइफ में करनी पड़ेगी। बट उससे पहले डिपार्टमेंट कहता है कि नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस के बाद ही क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। बस ये बात ध्यान दो। तो पांचवा यही कहना चाहता है कि अगर अगले साल हमें क्लबिंग चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हो, बट पहले शो कोर्स नोटिस जाएगा, उसके बाद ही क्लबिंग चेंज करोगे, उससे पहले क्लबिंग चेंज नहीं करोगे। तो सर ये हमारा 6412 आ गया। इसके 2 या 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें मंडे कल शाम को 7 बजे करने हैं, 7:30 बजे, सॉरी 7:30, क्योंकि अब हमारा स्टूडेंट दरबार 7:30 बजे है जी। ध्यान रखना, अब हमारा स्टूडेंट दरबार 7:30 बजे है, क्योंकि इससे पहले संजीव सप्रा सर की लॉ की क्लासेस रिवीजन चल रही हैं जी, सिक्योरिटी लॉ और कंपनी लॉ। इवन अगर किसी बच्चे को करनी है तो जरूर कर लेना सर, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और वाकई जब आप क्लास लोगे तो उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया लगेगा जी। जबरदस्त तरीके से क्लास लगेगी, जिन बच्चों को पता है उनको पता है, क्योंकि अभी उन्होंने यूट्यूब पे आना स्टार्ट किया मेरी रिक्वेस्ट पे। मैंने कहा सर एक मोटिव लेके चला हूँ कि हर बच्चे की सहायता करनी है, हेल्प करनी है, तो जितना आपसे हो सकता है कोशिश करो आप उन बच्चों की हेल्प करो। तो स्पेशली सर मेरी रिक्वेस्ट पे आए हैं, और उम्मीद है कि जब आप सर से रिवीजन क्लास देखोगे ना, आपको वाकई क्वालिटी क्या होती है पता लगेगा जी, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे फटाफट से निकल के आओ जी। अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 6412 में क्या निकल के आ रहा है, 6412 सिंपल सी बात कह रहा है भैया, क्लबिंग करनी है हस्बैंड में या वाइफ में, वो डिपेंड करता है किसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और किसको सैलरी मिल रही है। अगर पढ़े लिखे लोग हैं उस केस में क्लबिंग नहीं होगी, और अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा, फिर जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी क्लबिंग उस केस में होगी। बस ये बात ध्यान दो, ये सारी बातें आपकी यहाँ पे लिखी हैं जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। तो इसके क्वेश्चन जो हम करेंगे कल की क्लास में करेंगे, थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ये हमारा सेक्शन है 6412। उसके बाद सेक्शन 6412 के बाद ना अगला सेक्शन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6414। ये हमारा इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या है, हाँ नहीं, स्पाउस का मतलब क्या है, हस्बैंड। स्पाउस का मतलब क्या है, हस्बैंड वाइफ, या हस्बैंड वाइफ दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों। इट मीन 6414 ये बात बोलेगा कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को एसेट ट्रांसफर की है, या वाइफ ने हस्बैंड को एसेट ट्रांसफर की है, और वो एसेट ट्रांसफर की कैसे है, या तो विदाउट कंसीडरेशन में या इन एडिक्वेट कंसीडरेशन में। तो अगर हस्बैंड ने वाइफ को एसेट ट्रांसफर की होगी, या वाइफ ने हस्बैंड को एसेट ट्रांसफर की होगी, और जिसको भी एसेट ट्रांसफर किया है उस एसेट से वो पर्सन जो भी इनकम कमाएगा ना, तो वो ट्रांसफर की इनकम में क्लब होगी, ट्रांसफर की इनकम में क्लब नहीं होगी। आज अगर मान लो मिस्टर विवेक, मतलब मैं अपनी वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर करता हूं, तो उस एसेट से मेरी वाइफ जो भी इनकम कमाएगी ना, वो मुझ में क्लब होगी, मेरी वाइफ में क्लब नहीं होगी। बट एक बात और ध्यान देना जी, अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, आप में से कई बच्चे गलती करके आते हैं जी, आप में से कई बच्चे गलती करके आएंगे, बहुत ध्यान सुना। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, उस केस में क्लबिंग का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 27 डीम्ड ओनर वाला केस एप्लीकेबल होगा। मतलब क्लबिंग होगी विवेक में ही,
इनकम जुड़ेगी विवेक में ही, बट अगर हाउस प्रॉपर्टी वाला केस है तो सेक्शन 27 में जुड़ेगी। हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के और कोई भी एसेट होगी उस केस में 6414 लगेगा। बस ये बात ध्यान दो जी। तो मेरे बच्चे, आपके एग्जाम में कई बार हाउस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन बन गया, बच्चा वहां पे पता क्या लिख के आता है 6414, एग्जामिनर काटा मार देता है। सर 6414 जो हम रीड करने जा रहे हैं ये प्रोविजन हर एसेट पे एप्लीकेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के। क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में सेक्शन 27 एप्लीकेबल होता है। बस ये बात ध्यान देना जी। देखो यहां पे क्या लिखा है, व्हेन एनी एसेट इज गिफ्टेड बाय इंडिविजुअल टू द हिज और हर स्पाउस, एनी इनकम फ्रॉम सच एसेट shall be deemed to be income from transfer. This section applies to all asset except house property. ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में सेक्शन 27 लगता है जी। अच्छा एक बात मुझे सोच के बताना जी, मैंने एसेट ट्रांसफर की अपनी गर्लफ्रेंड को की। ओ माय गॉड, बच्चा कह रहे हैं सर गर्लफ्रेंड को की। यार एग्जाम्पल लेने दिया करो मुझे, मतलब बीच में ना तुम्हें ऐसे ऐसे वर्ड बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मैं देखता हूँ गर्लफ्रेंड हो गया, बाबू हो गया, नोनू हो गया। जब मैं कई बार देखता हूँ, मैं बोलता हूँ ना मेरा बेबी, मेरा नोनू, आज बेबी ने ताना ताया, आज बेबी ने दाल ताई है, बेबी ने तितली रोटी ताई है, आज बेबी मेरा सो दिया है, बेबी मेरे को टाइम ही नहीं देता, बेबी के साथ ब्रेकअप कर लूंगी। ऐसी ऐसी बातों पे तो बच्चा हंस हंस के पागल हो जाता है। सर आपको मैंने जीएसटी की रिवीजन क्लास के अंदर भी कहा था शायद, या मैंने इस रिवीजन क्लास में कहा था, इंसान जिंदगी में 2 ही बार तोतला होता है, एक तो बचपन में और एक प्यार में। सही बता रहा हूं सर, एक तो बचपन में एक प्यार में। प्यार में तोतला ही बन जाता है। मेरा मेरा बिल्कुल सही, जैसे मान लो मैं सही बोल रहा हूं। एक विवेक तो है ये, और एक विवेक क्या हो सकता है, मेरे बेबी ने ताना ताया, मेरे बेबी ने दाल ताली है, मेरे बेबी ने तब्दी ताई है, मेरे बेबी तोते है, ऐसे ऐसे बोलते हैं सर। मतलब इतनी अच्छी चली, मतलब इतनी अच्छी भगवान ने जुबान दिया बोलने के लिए, वो सारी खराब कर देंगे प्यार के चक्कर में। पता नहीं क्या मजा आता है उन्हें ऐसे बोल के, नालायक बच्चे। इधर देखो ध्यान से, अब मुझे फटाफट सोच के बताना जी, अगर मैंने एसेट ट्रांसफर किया है अपनी गर्लफ्रेंड को या फियांसे को, और बाद में हमारी शादी हो जाती है, तो क्या उस एसेट से आने वाली इनकम मुझ में क्लब होगी? आंसर इज नो। आंसर इज नो। गवर्नमेंट कहती है भैया क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल तब होंगे अगर रिलेशनशिप मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम, और मतलब एक्यूरो ऑफ इनकम और एसेट ट्रांसफर। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, देखो यहां पे क्या लिखा है जी, इफ रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ डज नॉट एग्जिस्ट आइदर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और एक्यूरो ऑफ इनकम, उस केस में क्लबिंग नहीं होगा जी। मतलब क्लबिंग के प्रोविजन, मेरे साथ चैट बॉक्स में लिखोगे जी, मेरे साथ चैट बॉक्स में लिखोगे, क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल तब होंगे इफ रिलेशनशिप मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एक्यूरो ऑफ इनकम। मतलब जब मैंने एसेट ट्रांसफर की तब वो मेरी वाइफ थी, और जब उसने इनकम कमानी स्टार्ट की तो भी वो मेरी वाइफ है, तभी क्लबिंग करूंगा, नहीं तो क्लबिंग नहीं करूंगा। सर एसेट ट्रांसफर की वाइफ नहीं थी, बाद में वाइफ बन गई, क्लबिंग नहीं होगी। एसेट ट्रांसफर की वाइफ थी, उसने इनकम कमानी स्टार्ट की, उससे पहले डाइवोर्स हो गया, उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। तो देखो आगे क्या लिखा है जी, लाइव पार्ट। लाइव पार्ट का मतलब क्या होता है? डाइवोर्स वाले केस में भी कोई क्लबिंग नहीं होगी जी। ये बात ध्यान देना, डाइवोर्स वाले केस में भी कोई क्लबिंग नहीं होगी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है जी, अगर हस्बैंड वाइफ को एसेट ट्रांसफर करे या वाइफ हस्बैंड को एसेट ट्रांसफर करे विदाउट कंसिडरेशन में या इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में, उस केस में क्लबिंग हो जाएगी, बट रिलेशनशिप मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एक्यूरल ऑफ इनकम। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ये हमारा प्रोविजन है सेक्शन 6414। एक बच्चा कहते हैं सर आपने क्लास में ना वो सन्स वाइफ वाला भी करवाया था। यस, सन्स वाइफ वाला भी है। सन्स वाइफ वाला सेक्शन 6414 नहीं है, वो सेक्शन 6416 जो है वो हमारा सन्स वाइफ वाला है। 16 सन्स वाइफ में क्या है, अगर फादर इन लॉ ने सन्स वाइफ को एसेट ट्रांसफर किया, मदर इन लॉ ने सन्स वाइफ को एसेट ट्रांसफर किया, तो उस केस में इनकम सन्स वाइफ में क्लब नहीं होगी, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ में क्लब हो जाएगी। बस ये पता है। और यहां पर भी सेम लाइन है, रिलेशनशिप मस्ट बी एग्जिस्ट। मतलब जब एसेट ट्रांसफर की गई, जब एसेट ट्रांसफर की गई उस केस में वो उसकी सन्स वाइफ थी, और जब उसने इनकम कमानी स्टार्ट की तो भी वो सन्स वाइफ है, तभी क्लबिंग करोगे, नहीं तो क्लबिंग नहीं करोगे। तो सर चाहे वाइफ हो चाहे सन्स वाइफ हो, दोनों ही केस में क्लबिंग करनी है। बस ये बात ध्यान देना कि आपका रिलेशन जो है वो ट्रांसफर और जब आपने इनकम कमाना स्टार्ट की, दोनों टाइम पर अगर एग्जिस्ट होगा उस केस में क्लबिंग होगी, नहीं तो क्लबिंग नहीं होगी।
और आप चेक करो सर, जितने प्रोविजन हम क्लबिंग के रिवाइज कर रहे हैं, आप खुद सोच के बताना, जितने प्रोविजन हम क्लबिंग के रिवाइज कर रहे हैं, ये सब प्रोविजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग टैक्स की चोरी करने की कोशिश करते थे, और ये सारी चोरियां गवर्नमेंट ने बंद कर दी हैं। बट आज भी काफ़ी सारे तरीके हैं चोरी करने के। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे अगर यहाँ पे, उनको पता होगा, मैंने कहा था मदर हो गया, फादर हो गया, मेजर सन हो गया, उस केस में कोई क्लबिंग नहीं है। तो ऐसा नहीं आज तरीके खत्म हो गए, तरीके आज भी हैं बट पहले से काफ़ी कम हो चुके हैं। बट हमारे एग्जाम का मैटर नहीं है। अब ये मत पूछने लग जाना सर तरीके हमें भी बता दो, हमारे एग्जाम का मैटर नहीं है। हमारे एग्जाम में वही बनेगा जो हमारे प्रोविजन के अंदर होगा, ठीक है नहीं? तो एक तो 61 हमने कंप्लीट कर लिया, 62 हमने कंप्लीट किया, 63 हमने कंप्लीट किया, 6412 रेमुनरेशन वाला वो हमने कंप्लीट किया, 6414 सन हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड वाला ये कंप्लीट किया, 6416 सन्स वाइफ फादर इन लॉ और मदर इन लॉ वाला ये हमने कंप्लीट किया जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोविजन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। ये हमारा प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक बात मैंने सोच के बताना जी, एक बात मैंने सोच के बताऊं, माइनर की इनकम जो होती है, माइनर की इनकम जो होती है किस में क्लब होती है जी? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताना, जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी, माइनर की इनकम किस में जोड़ते हो? क्या माइनर अपना खुद टैक्स पे करता है या उसके पेरेंट्स में? उसके पेरेंट्स में। अच्छा, किस पेरेंट्स में? मम्मी में या पापा में? किस में? जिसकी इनकम ज्यादा होती है क्लबिंग उसमें होती है। बहुत सही आंसर दिया आपने। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक, गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक कि माइनर की ना हर इनकम उसके पेरेंट्स में क्लब होती है। माइनर के हाथ में कोई भी इनकम होगी उसके पेरेंट्स में क्लब होगी, और उस पेरेंट्स में क्लब होगी जिसकी इनकम ज्यादा होगी। अगर मम्मी की ज्यादा है क्लबिंग मम्मी में करोगे, अगर पापा की ज्यादा है क्लबिंग पापा में करोगे, और अगर मम्मी पापा दोनों का डिवोर्स हो चुका है, अगर मम्मी पापा दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तो फिर जो माइनर बच्चे को, माइनर चाइल्ड को जो मेंटेन करेगा, फिर क्लबिंग उसके अंदर होगी। मतलब गवर्नमेंट अब ये बात कहना चाह रही है कि माइनर की हर इनकम पेरेंट्स में क्लब करनी है, बट अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, जो मेंटेन करेंगे उसमें क्लबिंग करेंगे। अगर डिवोर्स नहीं हुआ, फिर दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी फिर क्लबिंग उसके अंदर होगी। बट दो इनकम ऐसी हैं जो माइनर वाले केस में क्लबिंग नहीं होती। क्या क्लास में सिंगल बच्चा इंटेलिजेंट है जो ये बता दे वो दो केस कौन कौन से हैं माइनर वाले जहां पे क्लबिंग नहीं होती? याद करो मैंने क्लास में कहा था, अगर आपका माइनर बच्चा हैंडीकैप है, अगर माइनर बच्चा डिसेबल है, कोई बीमारी है उसे, कोई भी प्रॉब्लम है, उस केस में जो माइनर के हाथ में इनकम होगी उसके पेरेंट्स में क्लब नहीं होगी। और दूसरा मैंने ये बात कही थी आपको कि अगर माइनर अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से, अपने एक्सपीरियंस से कोई भी इनकम कमा रहा है, वो इनकम भी उसके पेरेंट्स में क्लब नहीं होगी। सर फिर जो इनकम, एक बच्चा कहता है सर जो इनकम उसके पेरेंट्स में क्लब नहीं होगी, तो क्या फिर माइनर वहां पे खुद टैक्स पे करेगा? आंसर इज नो। फिर जो माइनर के लीगल गार्जियन होंगे वो अलग से उसकी रिटर्न फाइल करेंगे और फिर वो टैक्स पे करेंगे। मतलब पेमेंट माइनर ने नहीं करनी, माइनर के जो भी लीगल गार्जियन होंगे, चाहे वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बट उसकी रिटर्न अलग से फाइल करेंगे और फिर वो अलग से टैक्स पे करेंगे। बस ये बात ध्यान देना। और एक बात और सुनना, जिस जिस केस में माइनर की इनकम जब पेरेंट्स में क्लब होती है, अगर मेरे सामने बच्चे पहले क्लबिंग का चैप्टर पढ़ के बैठे हैं, तो शायद उन्हें याद आ रहा होगा उस पेरेंट्स को 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिलती है। अब जितने बच्चे माइनर होंगे हर बच्चे की 1500 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। मतलब अगर माइनर की इनकम 10 लाख रुपए क्लब करनी है तो 10 लाख में से 1500 माइनस करके 9,98,500 की क्लबिंग करूंगा, 1500 की क्लबिंग नहीं करूंगा। हां, अगर माइनर की इनकम 1500 से कम की है, मान लो इनकम ही 1200 रुपए की है, इनकम ही 1400 रुपए की है, फिर तो क्लबिंग होगी नहीं भाई। अगर इनकम 1500 से ऊपर की है तो बैलेंस क्लबिंग होगी, अगर इनकम 1500 तक की होगी फिर वो सारी इनकम ही एग्जम्प्ट हो जाएगी, उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। देखो यहां पे क्या लिखा है, अब पढ़ना स्टार्ट करो। ऑल इनकम ऑफ ए माइनर इज टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हिज पेरेंट्स हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर बिफोर क्लबिंग द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अगर दोनों की शादी एग्जिस्ट नहीं करती, फिर जो माइनर चाइल्ड को मेंटेन करेगा क्लबिंग उसके अंदर हो जाएगी। और जिस पेरेंट्स में क्लबिंग होगी हर बार उसमें ही क्लबिंग रहेगी। बट हाँ, फिर अगर किसी और की इनकम ज्यादा हो जाती है तो पहले शो कोस नोटिस दोगे, उसके बाद फिर दूसरे में क्लबिंग होना स्टार्ट हो जाएगी।
अगर माइनर का कोई पेरेंट्स अलाइव नहीं है, मतलब सारे पेरेंट्स मम्मी पापा डेथ हो चुकी है, बट गवर्नमेंट कह रही है उसके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा हैं, अगर ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा हैं, पेरेंट्स मर चुके हैं, फिर भी क्लबिंग ग्रैंड पेरेंट्स में नहीं होगी, जो भी उसके लीगल गार्जियन होंगे वो उसकी रिटर्न फाइल करेंगे, बस ये बात ध्यान देना। तो ये मत एग्जाम में लिख के आना कि अगर पेरेंट्स मर गए तो क्लबिंग ग्रैंड पेरेंट्स में कर दो, आंसर इज नो। क्लबिंग होगी तो पेरेंट्स में होगी, अगर पेरेंट्स नहीं है तो जो भी उसके लीगल गार्जियन होंगे वो रिटर्न फाइल करेंगे और वो टैक्स पे करेंगे। उसके बाद देखो जी, अब अगर माइनर चाइल्ड जो है मेजर बन जाता है, अपने आप बोल दो, अगर एक माइनर बच्चा साल के बीच में मेजर बन गया, क्या क्लबिंग मेजर की करनी है? आंसर इज नो। अगर माइनर बच्चा साल के बीच में मेजर बन गया तो जहां तक वो माइनर था वहां तक की इनकम पेरेंट्स में जोड़ोगे, जहां वो मेजर हुआ उसके बाद वो खुद अपनी इनकम पे टैक्स पे करेगा, पेरेंट्स पे नहीं करेंगे। देखो यहां पे क्या लिखा है, इफ द माइनर चाइल्ड बिकम मेजर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देन द इनकम विच हैव एक्रू टू हिम टिल द डेट एट ही अटेन मेजोरिटी शैल बी क्लब। मतलब जब तक मेजर नहीं हुआ था उस दिन तक की सारी इनकम क्लब करोगे, उसके बाद की इनकम क्लब नहीं करोगे, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद जी कुछ केसेस में क्लबिंग नहीं होंगी जी। किस केस में क्लबिंग नहीं होगी? अगर वो डिसेबल है, हैंडीकैप है 80U के अंदर, उस केस में पेरेंट्स क्लब नहीं होगी, इनकम क्लब नहीं होगी। और अगर कोई मैनुअल वर्क कर रहा है, स्किल है, टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अगर वहां से इनकम कमा रहा है तो भी उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। और जिस पेरेंट्स में क्लब होगी चेक करो, उसको 1500 रुपए पर माइनर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिलेगी, बस ये बात ध्यान देना। और ये 1500 पर मंथ नहीं है सर, ये 1500 पर मंथ नहीं है, पूरी मतलब कंप्लीट 1500 की लिमिट है बस, मतलब 1500 पर मंथ की नहीं है, पूरे साल की इनकम जितनी मर्जी हो 1500 रुपए हटा के बैलेंस इनकम जो होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। आपको मैं दिखाऊं, देखो एग्जाम्पल, देखो ये एग्जाम्पल आपके सामने है, चलो एक बार एग्जाम्पल देख ही लो, आपको भी लगेगा कुछ समझ में आया। देखो ये एग्जाम्पल देखो जी, मिस्टर डी हैज 3 माइनर डॉटर, उसके 3 माइनर चिल्ड्रन हैं, 2 ट्विंस डॉटर हैं और एक लड़का है, सन है। इनकम ऑफ ट्विन डॉटर 2000 पर एनम ईच और सन की है 1200। अब जिसकी 1200 है वो तो सारी एग्जम्प्ट हो गई, और डॉटर कितनी है 2000 2000, तो 1500 हटा दिया, बैलेंस 500 रुपये टैक्सेबल हो गया, तो 1000 पे इनकम टैक्सेबल हो गई। बताओ इसके अंदर है क्या? इतना गिरा हुआ क्वेश्चन है सर, इतना गिरा हुआ क्वेश्चन है। और कई बच्चा यहां पे भी गलती करके आता है। बच्चा पता क्या करता है? बच्चा क्या करता है, ये 2000 की इनकम, ये 1200 की इनकम, अब 2000 की दो डॉटर है ना, तो 2000 मल्टीप्लाई 2 क्या करेगा 4000, ये करेगा 1200, यहां करेगा 52, और फिर 1500 रुपए पर चाइल्ड, तो 4500 माइनस कर देगा। गवर्नमेंट कह रही नहीं, गवर्नमेंट कह रही है 1000 पे, ध्यान सुनो, सॉरी 1500 रुपए पर चाइल्ड में से अलग अलग माइनस करने हैं। मतलब 2000 में से 1500, 2000 में से 1500 और 1200 सारे एग्जम्प्ट हो गए। जो 300 रुपए की लिमिट बैलेंस बची, गलती से भी वो उन 2 बच्चों में यूज मत कर लेना, तो 500 और 500 1000 पे टैक्सेबल हो जाएंगे। इस तरह से आपका आंसर निकल के आएगा जी। और बाकी मैं दोबारा बोलूंगा, अगर किसी प्रोविजन में कोई भी दिक्कत आपको आती है जी, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना जी, उसका मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो जिस बच्चे को पता है वहां से कर सकता है जी, ठीक है। और कई बच्चे कल लास्ट क्लास में पता नहीं 27 मिनट के अंदर बोल रहे थे हाउस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन, सर वो पैटर्न इंस्टीट्यूट ने पुराना यूज़ किया हुआ है। अगर आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं है, आप सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल चेक कर सकते हो सर, क्योंकि सीए का मॉड्यूल टैक्स के लिए बहुत बढ़िया, फुली अपडेटेड है, ठीक है। क्योंकि पैटर्न हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने का नया हो चुका है, इंस्टीट्यूट अभी पुराने जमाने में घूम रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारा सेक्शन है जी 64(1)(a) माइनर चाइल्ड वाले केस में क्या होगा जी, ये हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ जी, अब हमारा 2 सेक्शन बैलेंस बचे हैं। एक तो सेक्शन बैलेंस बचा 64(2) और एक सेक्शन बचा 65। ये दोनों प्रोविजन खत्म करने के बाद ना क्लबिंग का चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा जी, ठीक है। और मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा जी। आपके पास ये नोट्स हैं, ये नोट्स सबके पास है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने डाल रखे हैं जी, आराम से डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, रूल्स ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम, हाउ टू क्लब इनकम, ये आपने रीड करके आना, आपका होमवर्क है जी। सबके पास नोट्स हैं, ये वाले नहीं, सबके पास नोट्स हैं। पेज नंबर 9.9 पे क्लबिंग के रूल्स हैं कुछ बिल्कुल सिंपल, एक बार वो आपने रीड करके आने हैं। इन रूल्स में कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना चाहिए। इन रूल्स में कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि जब मैं मंडे को एमसीक्यूज कराऊंगा, अगर कोई भी डाउट आपका मुझे दिखता है, पहले उसको सोल्व करेंगे, फिर हम एमसीक्यूज करेंगे जी। तो ये आपका होमवर्क है जी, ये बात ध्यान देना, ये आपने घर से पढ़ के आना है।
4-5 पॉइंट है बिल्कुल सिंपल सिंपल से, एक बार वो आपने पढ़ के आने हैं जी, ठीक है। अब एक बार फटाफट से आ जाओ रही, ये दोनों सेक्शन जो हमारे बैलेंस बचे हैं उसको हम रिवाइज करते हैं। सेक्शन नंबर 64 ये बात कहना चाह रहा है कन्वर्जन इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है सर, एक बात मुझे सोच के बताओ। एक एचयूएफ है, एक एचयूएफ है, एचयूएफ के मेंबर्स जो होते हैं, जो प्रॉपर्टी एचयूएफ की है वो एक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी है, मेंबर्स की है। अब एक पर्सन ये बात सोचता है, जैसे मान लो एक ना एचयूएफ है, यहां पे ध्यान देना चाहिए, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, मान लो इधर देखना ध्यान से, मान लो ये ना एचयूएफ है, एचयूएफ है, इस एचयूएफ के ना 3 मेंबर हैं, एक तो ए है और एक बी है और एक सी है, ये 3 मेंबर हैं। अब इसमें से ना मेंबर ए है, इसमें से मेंबर ए है, उसके पास ना अपने खुद की प्रॉपर्टी है, अपने खुद की प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी पर किराया मिलता है ए को। तो जो किराया ए को मिलता होगा टैक्स कौन पे करेगा, ऑब्वियस सी बात है ए पे करेगा, जिसको किराया मिलेगा वही तो टैक्स पे करेगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक, ये पर्सन ना पता क्या करने की कोशिश करेगा, ये क्या करने की कोशिश करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ की प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश करेगा। मतलब अपने खुद की प्रॉपर्टी को एचयूएफ की प्रॉपर्टी दिखाएगा, रीजन बिंग क्योंकि ताकि एचयूएफ वाली एग्जम्पशन लिमिट जो है उसके हाथ में लग जाए। जबकि प्रॉपर्टी खुद की है, उसको क्या लगता है कि एचयूएफ मेरी ही तो है, हम 3 ही तो मेंबर हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी अगर मैं एचयूएफ के नाम पे कर दूंगा तो जो इनकम मेरी आ रही है वो एचयूएफ की बन जाएगी, एग्जम्पशन लिमिट यूज हो जाएगी। अब सेक्शन 64(2) ये बात कहता है कि अगर कोई एचयूएफ का मेंबर, अगर कोई भी एचयूएफ का मेंबर अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा एचयूएफ में, मैं दोबारा बोलूंगा जी, अगर कोई एचयूएफ का मेंबर अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा एचयूएफ में, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी ना वो एचयूएफ में नहीं जुड़ेगी, उस मेंबर में ही जुड़ेगी। बच्चा कह रहा है सर नहीं आया समझ, सर प्लीज सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। मेरे बच्चे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई एचयूएफ का मेंबर अपने खुद की प्रॉपर्टी अगर एचयूएफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो वो इनकम जो होगी एचयूएफ में नहीं जुड़ेगी, उसके मेंबर्स में ही जुड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो। देखो यहां पे क्या लिखा है, अगर मेंबर अपने खुद की प्रॉपर्टी कन्वर्ट करेगा एचयूएफ में तो इनकम जो इंक्लूड करेंगे ना उसके मेंबर में ही करेंगे, हम एचयूएफ में इनकम नहीं जोड़ेंगे। जब मैं कल इसके एमसीक्यूज कराऊंगा तब आपको दिखाऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है। इस कॉन्सेप्ट के भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं, बच्चा गलती कर कहता है सिंपल क्वेश्चन बनते हैं जी, आपको दिखाऊंगा कल की क्लास में जब हम एमसीक्यूज करेंगे इसके क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। बस इतनी बात ध्यान देना, अगर कोई मेंबर अपने खुद की प्रॉपर्टी एचयूएफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो वो इनकम मेंबर में ही जुड़ेगी, एचयूएफ में नहीं जुड़ेगी। ये बात क्लियर है जी। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी, सेक्शन नंबर 65 बिल्कुल सिंपल सा है। वो ये बात कह रहा है वैसे हमें टैक्स लेना होता है ट्रांसफरर से। भाई इनकम किस में जोड़ते हैं, चैट बॉक्स लिखो जी। सिर्फ 10 मिनट के बाद हमारा वो सेशन स्टार्ट हो रहा है 27 मिनट वाला, तो 2 मिनट में क्लास खत्म कर रहा हूं, 10 मिनट आराम से रेस्ट करना, फिर दोबारा 8:30 बजे वापस आके बैठ जाना। क्यों? क्योंकि आज हमें कैपिटल गेन के साथ कॉन्सेप्ट करने हैं, गलती से भी क्लास मिस मत कर देना जी। जल्दी 2 मिनट का आंसर दो, जल्दी 2 मिनट का आंसर दो। सारे क्लबिंग के चैप्टर में इनकम किसमें जोड़ी है जी हमने, जल्दी बोलो। सारे क्लबिंग के चैप्टर में इनकम किसमें जोड़ी है, ट्रांसफर या ट्रांसफरर, ट्रांसफरर में जोड़ी है। अब अगर ट्रांसफरर ही भाग गया, अगर ट्रांसफरर ही भाग गया, वो देश छोड़ के भाग गया जी, विजय माल्या बन गया, विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, देश छोड़ के भाग गया। अब जो लोग देश छोड़ के भाग गए उससे रिकवरी कैसे करें? तो गवर्नमेंट कहती है, सेक्शन 65 कह रहा है अगर हम ट्रांसफर से रिकवरी नहीं कर पा रहे तो हम ट्रांसफरी को पकड़ लेंगे, उससे रिकवरी कर लेंगे। तो कमाल की बात सर, बहुत जबरदस्त सेक्शन बनाया है, बहुत जबरदस्त सेक्शन बनाया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम रिकवर नहीं कर पा रहे अपना टैक्स ट्रांसफर से, फिर जो सेकंड पर्सन होगा, मतलब जो ट्रांसफरी होगा ना, उसकी इनकम में इनकम जोड़ देंगे और वही हमें टैक्स पे करेगा। क्यों? क्योंकि अवॉइडेंस में वो भी शामिल था। तो सबसे पहले रिकवरी करेंगे ट्रांसफर से, अगर उससे नहीं कर पा रहे, सेक्शन 65 कहता है कि लाइबिलिटी जो होगी वो ट्रांसफरी पे शिफ्ट हो जाएगी, फिर वो रिकवरी करेगा जी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो क्या किसी केस में ट्रांसफरी टैक्स पे करने के लायबल है? आंसर इज यस, लायबल है। जिस केस में डिपार्टमेंट ट्रांसफर से रिकवरी नहीं कर पाता, सेक्शन 65 में ट्रांसफरी से रिकवरी कर सकता है जी।
ठीक है, तो ये हमारे क्लबिंग के प्रोविज़न थे सेक्शन 60 से लेके 65 तक। बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें थी। एक बार फटाफट से आपने सारे प्रोविज़न अपने दिमाग में आराम से बैठ के 10 मिनट आपके पास हैं, 10 मिनट आपके पास है, रेस्ट करोगे, आराम से रेस्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आज रात को सोने के लिए जाओगे उससे 15 मिनट पहले एक बार क्लबिंग के सारे प्रोविज़न अपने दिमाग में लेके आना चाहिए, ठीक है। बाकी कल इसके हम एमसीक्यूज करेंगे, और जब एमसीक्यूज करेंगे एक बार फिर दोबारा से कोशिश करूंगा, याद करो हमने प्रोविज़न ये वाला रिवाइज किया था जी, ठीक है। तो 60 हो चुका है, 61 हो चुका है, 62 हो चुका है, 63 हो चुका है, 64 हो चुका है और 65 हो चुका है। ये पांचों सेक्शन जो है हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं जी क्लबिंग के, ठीक है। चलो जी फिर बाकी मिलते हैं फटाफट से। अभी 10 मिनट के बाद 8:30 बजे कैपिटल गेन के 7 कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बहुत जबरदस्त तरीके से, और ऐसे 7 कॉन्सेप्ट होंगे जो एग्जाम में कई बार आते हैं जी, ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो का बटन तोड़ के जाना, सॉरी तोड़ कह रहा हूँ, ठोक के जाना जी, लाइक करके जाना जी, मतलब वीडियो को लाइक करके जाना। नहीं अच्छे लगे तो मैंने अपने कर्म अच्छे से किए हैं जी, आप भी अपने कर्म अच्छे से करो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग। लव यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलेंगे 8:30 बजे 10 मिनट के बाद, और देन फिर मिलेंगे रात को 10 बजे जीएसटी की रिवीजन क्लास में, ठीक है। बाय बाय, लव यू सो मच जी, बाय बाय जी। अच्छा आज तो हमारा है ही नहीं, आज तो हमारा कैपिटल गेन का है ही नहीं सेशन, नालायक। आज तो हमारा संडे है, मेरे को याद, मैं भूल गया, देख लो नालायक को, मेरे को लग रहा था अभी हमारा सेशन है, वो तो कल हमारा 27 मिनट वाला है। ये देखो लो बच्चे नहीं, बच्चे तभी मैं कहूँ चैट बॉक्स में क्या लिखते जा रहे हैं कि सर आज तो सेशन ही नहीं है। कई बच्चे पूछ रहे हैं आज सेशन है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, आज तो संडे है। आज रात को 10 बजे मुलाकात होगी जीएसटी की रिवीजन क्लास में, ठीक है जी। आज रात को 10 बजे मुलाकात होगी जीएसटी की रिवीजन क्लास में। कल मंडे को एमसीक्यूज करेंगे, फिर कल हमारा सेशन भी होगा 27 मिनट वाला, और फिर जीएसटी की रिवीजन क्लास होगी जी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो जी, टेक केयर जी।